Good morning, class. We are back again after so long time because of kind of disturbed schedule in the month of Rabiul Awwal. आज हम जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है सेलुलर रेस्पिरेशन। और अगर आप इस पूरे चैप्टर को डिवाइड करना चाहें तो इट इज डिवाइडेड इनटू द टू टॉपिक्स। द वन इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस, जिसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, द नेसेसिटीज ऑफ द फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शंस। उसके बाद दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन। इन एक्चुअल सेंस जो है ये दोनों प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते रहते हैं। अगर बात करें आप प्लांट्स की और कुछ बैक्टीरियाज की और अलजीज की, तो उनमें ये दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो होते रहते हैं। लेकिन इनके अलावा और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस दूसरे प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं थ्रू आउट द होल डे, यानी ऑल द टाइम जो है वो इस प्रोसेस को करते रहते हैं। इन दोनों प्रोसेसेस का मकसद जो हम बात कर रहे थे वो है टेक्निकली एटीपी को सिंथेसाइज करना, यानी एनर्जी बनाना। तो अगर हम बात करें प्लांट की, तो प्लांट के अंदर जो है वो सिर्फ मेसोफिल सेल्स नहीं पाए जाते। प्लांट के पास बहुत सारे किस्मों के और भी सेल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ मेसोफिल सेल्स में जो है आप ये कहेंगे कि दिन के टाइम पे हो रही होती है फोटोसिंथेसिस, और उसी दिन के टाइम पे जो प्लांट में मेसोफिल सेल्स के अलावा और जो सेल्स हैं वो इस प्रोसेस को कैरी ऑन करते रहते हैं। ये ना कहिएगा कि दिन में जो है वो प्लांट में सिर्फ मेसोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है और बाकी सेल्स जो है वो कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, प्लांट के अंदर जो है वो बहुत सारे किस्म के सेल्स हैं। तो सिर्फ जो है वो प्लांट के मेसोफिल सेल्स में दिन के टाइम पे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, जिसमें लाइट रिएक्शन भी हो रहा होता है और उसके बाद डार्क रिएक्शन भी हो रहा होता है। लेकिन उसके अलावा और जितने भी सेल्स हैं प्लांट के, ऑल द टाइम, दिन हो या रात हो, वो जो है इस प्रोसेस को कैरी ऑन करते रहते हैं, यानी वो अपनी एनर्जी जो है वो बनाते रहते हैं थ्रू दिस प्रोसेस। और प्लांट के अलावा जो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी हमारे जैसे जो हैं, जिनको एनिमल्स बोलते हैं, तो वो भी अपने अंदर दिन रात लगातार 24 आवर जो है वो इस प्रोसेस को करते रहते हैं, जिसका नाम जो है वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है। अब प्लांट की अगर हम बात करें तो हमने देखा था कि लाइट रिएक्शन चलाकर जो है वो हमने एटीपी बनाई थी और हमने NADPH बनाई थी, क्योंकि सोलर एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया था केमिकल एनर्जी के अंदर, और फिर उस केमिकल एनर्जी की मदद से हमने प्लांट के अंदर होने वाला डार्क रिएक्शन जो है वो चलवाया था। और जब वो डार्क रिएक्शन चल के खत्म हुआ तो उसके चलने के नतीजे में हमारे पास उसी मेसोफिल सेल्स के अंदर जो है हमने देखा कि स्टार्च के जो है वो रेजर्वियर पाए गए थे, यानी दिन को पूरा टाइम जो है वो प्लांट लाइट को रिसीव करके ऑल द टाइम ड्यूरिंग द डे लाइट वो अपने अंदर इस स्टार्च को बनाता रहता है। और जैसे ही लाइट चली जाती है, सनलाइट जो है वो चली जाती है, इट मींस रात के टाइम पे, तो फिर वो अपनी उस पूरे दिन की बनी हुई स्टार्च को जो है वो हाइड्रोलाइज करता है, और उसे हाइड्रोलाइज करने के बाद एक सिंपल मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक, जिसको आप शुगर के नाम से, ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द होल प्लांट। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात ही को जो है वो आपका स्टार्च जो है वो टूटेगी और फिर उसे ग्लूकोज बना के रात ही के टाइम पे जो है वो हम बकाया सेल्स में ट्रांसपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर दिन को प्लांट के जो दूसरे सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स को छोड़कर जो और बकाया सेल्स हैं, अगर उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि
फोटोसिंथेसिस से हम जितनी भी एटीपीज और NADPH बना रहे थे, हमने वो सब की सब जो है वो डार्क रिएक्शन में इन्वेस्ट कर दी होती है, और उसी डार्क रिएक्शन के नतीजे में हमें Ga3p जो है वो वहां पर बन के मिलता है, और प्लांट उसी को स्टोर कर करके वहां पर स्टार्च बनाता रहता है। आपको बताया भी था कि डार्क रिएक्शन के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बनती हैं वो 3 तरीकों से इस्तेमाल हो सकती हैं। आया जो है वो उसको स्टार्च बना के वहीं स्टोर किया जाए, आया उसको दोबारा से साइकिल का हिस्सा बना दिया जाए, या उसको फॉरेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दूसरे सेल्स में, तो फिर उसको एक फॉस्फेट चैनल के जरिए से जो है वो आप उसको सेल से बाहर निकाल लें, मेसोफिल सेल से बाहर निकाल लें, और फिर उसे बकाया सेल्स में जो है वो आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, ताकि दूसरे सेल्स में ये जो प्रोसेस ऑन गोइंग है उसमें आप ग्लूकोज को अवेलेबल कर सकें। अब सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एटीपी बनाने का जो है वो एक दूसरा प्रोसेस है। पहला तरीका हम देख रहे थे कि वो प्लांट में होता है, लेकिन प्लांट उससे जो है वो एटीपी नहीं बनाता, बल्कि उस एटीपी के अंदर जो मौजूद एनर्जी होती है उस एनर्जी को इस्तेमाल करके प्लांट एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है। तो इस तरीके से कि आप कह सकते हैं कि जो सनलाइट से एनर्जी आ रही थी प्लांट को दी जा रही थी, उसको यूटिलाइज किया प्लांट ने एटीपी बनाने में, या उसे उस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया एटीपी बनाने में। फिर उस एटीपी की जो एनर्जी है वो अब ट्रांसफर हो गई है किसके अंदर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर। अब क्या किया जाए, अब इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ इसको जो है वो ऑक्सीडाइज किया जाएगा, और फिर जो है वो हमें काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, और इस एनर्जी के साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी प्रोडक्ट मिलेगी, वाटर जैसा हमें जो है वो बाय प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन हमने ये जो प्रोसेस करवाया है, या ये जो प्रोसेस चलता है किसी भी लिविंग सेल के अंदर, वो इसीलिए चलता है ताकि इस मॉलिक्यूल जिसका नाम ग्लूकोज है इसको हम ऑक्सीडाइज करें, यानी इसके अंदर जो हमारे केमिकल बॉन्ड्स हैं उनको हम तोड़ें विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो इसी बॉन्ड के टूटने में, वो बॉन्ड्स किसके दरमियान होते हैं, वो इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान होते हैं। तो इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को किया जाता है डिग्रेड, या जैसे यहां लिखा हुआ है कि द सेलुलर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट इज गोइंग टू बी break down in the presence of oxygen, or with the oxygen with accompanying synthesis of ATP। हमने ग्लूकोज को तोड़ा ही इसीलिए है ताकि ग्लूकोज के अंदर के जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो टूटे, और हम जानते हैं कि जब भी बॉन्ड्स टूटते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो इट रिलीजेस एनर्जी, और हमें इस एनर्जी को हासिल करना है ताकि हम हमारे सेल के अंदर मौजूद जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस माइटोकॉन्ड्रिया में हम इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम कन्वर्ट कर सकें एक और मॉलिक्यूल के अंदर जिसका नाम ATP है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो हमारे पास एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। हमें कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम नहीं आती, हम उसको अपने आप से बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए कहते हैं हम कि हमारे पास जो CO2 है वो हम एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करते हैं, और प्लांट भी जो है वो अपने अंदर यही प्रोसेस करता है। हाँ, ये जरूर है कि रात को ये प्रोसेस जो है वो कुछ ज्यादा तेजी से होता है एज कंपेयर टू दिन के, बिकॉज दिन के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं कर रहे होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, और दिन में मेसोफिल सेल्स के अलावा जो सेल्स हैं वो सेलुलर रेस्पिरेशन कर रहे हैं। लेकिन रात को यानी लाइट के चले जाने के बाद, सनलाइट के चले जाने के बाद प्लांट के सारे सेल्स जो हैं वो इस प्रोसेस में लग जाते हैं। दिन भर के अंदर जो मेहनत करके उन्होंने ग्लूकोज बनाई है, हालांकि उन्होंने स्टार्च बनाई है, उस स्टार्च को तोड़ा जाता है, उसे तोड़कर ग्लूकोज अवेलेबल किया जाता है, फिर उस ग्लूकोज को
किया जाता है ऑक्सीडाइज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और मिलता है हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को इस्तेमाल करके किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है यूकेरियोटिक की अगर बात करें तो उस यूकेरियोटिक सेल के अंदर हम जानते हैं कि एटीपी जो है वो बना करती है। तो असल में हमें ग्लूकोज को इसलिए तोड़ना होता है या एक सेल ग्लूकोज को इसलिए तोड़ता है ताकि ग्लूकोज के अंदर के केमिकल बॉन्ड्स टूटे, एनर्जी अवेलेबल हो और वो एनर्जी हम इस्तेमाल करें एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के बॉन्ड को बनाने के लिए ताकि हम इस मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर सकें एटीपी। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि लिखा भी हुआ है कि इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, वो अपने अंदर से हाइड्रोजन रिलीज करता है। जाहिर सी बात है जब आप इस मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो इसमें से कुछ बाहर चला जाएगा, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन लूज करता है। अब एक मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन का चले जाना मतलब एटम्स का जाना और एटम्स का जाना मतलब इलेक्ट्रॉन का जाना। और जब भी कोई मॉलिक्यूल अपने अंदर से एटम्स या इलेक्ट्रॉन को खोता है तो हम बोलते हैं कि वो हो जाता है ऑक्सीडाइज। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन के केस में कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को किया जाता है ऑक्सीडाइज। अब अगर कोई बंदा ऑक्सीडाइज हो रहा है तो साथ में जो ऑक्सीजन है वो इसके निकले हुए हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। नतीजतन हमारे पास यहां आप क्या देख रहे हैं कि इन द प्रोडक्ट्स हमारे पास CO2, इस मॉलिक्यूल के अंदर से हाइड्रोजन के चले जाने से ये क्या रह जाता है, ये कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ये बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और यहां से निकला हुआ हाइड्रोजन जो है वो दे दिया जाता है ऑक्सीजन को। तो फिर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के मिलने से हमारे पास बनता है वाटर। तो ये हो गया ऑक्सीडाइज बिकॉज इट लॉस्ट इट्स हाइड्रोजन एटम और इसी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन एटम्स को रिसीव किया और उस रिसीव करने के बाद हम बोलते हैं ऑक्सीजन इज गोइंग टू बी रिड्यूस्ड। तो जैसे हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो भी हमारा एक रिडॉक्स रिएक्शन था, इसी तरीके से हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन भी जो है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है बिकॉज इसमें ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज हो रही है और ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो एक बंदे का ऑक्सीडाइज होना, दूसरे का रिड्यूस होना, नतीजतन हमें ये दो मॉलिक्यूल्स नहीं चाहिए होते हैं। हम अगर सेल को वाटर की जरूरत है तो दैट वाटर इज रिटेन्ड इनसाइड द सेल, अदरवाइज दैट वाटर इज लॉस्ट एज मेटाबॉलिक वाटर, जिसको हम इंटर क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, जहां पर रोल ऑफ लिवर के अंदर हम आपको बताएंगे कि दिस वाटर हमने पहले भी बताया था कि हमारे पास जब भी वाटर इन द प्रोडक्ट्स बनेगा तो हम उसे मेटाबॉलिक वाटर कहेंगे क्योंकि दिस इज कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म, एक चीज का टूटना दूसरे का बनना। तो हमें या किसी भी सेल को कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर बनाने के लिए सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को नहीं चलाया जाता। सर फिर क्यों चलाया जाता है? इसलिए चलाया जाता है ताकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर जो है बॉन्ड्स को तोड़ा जाए और जब बॉन्ड टूटते हैं तो एनर्जी अवेलेबल होती है। दिस एनर्जी इज अवेलेबल whenever a living cell will oxidize its glucose molecule और इस एनर्जी को इस्तेमाल करके जो है वो हम एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का बॉन्ड बना देते हैं इन एन ऑर्गेनेल कॉल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। और फिर जो है हम कहते हैं कि जहां पर भी सेल में मेटाबॉलिज्म हो रही होगी तो वहां पर एटीपी को रिक्वायर किया जाएगा, एटीपी विल गो देयर एंड इट विल अगेन ऑक्सीडाइज इटसेल्फ और फिर ये दोबारा बन जाएगा एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग हो जाएंगे। फिर से ये एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ भेज दिया जाएगा ताकि इसके अंदर हम एक और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाकर इसको दोबारा से एटीपी बना दें। तो इस तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेजॉरिटी उनमें से जो है वो अपनी एटीपी जो है वो इस तरीके से बनाती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई भी हो,
बैक्टीरिया से लेकर हमारे प्लांट तक सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये मॉलिक्यूल पाया जाता है। और मेजॉरिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपने इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को डिग्रेड करते हैं विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एज अ रिएक्टेंट इस्तेमाल होना, कार्बन डाइऑक्साइड का एज अ प्रोडक्ट मिलना, दिस इज कॉल्ड आपका रेस्पिरेशन। इसको सेल्यूलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन या इज हैपनिंग इनसाइड अ लिविंग सेल। तो दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन it is happening in a living cell, for that reason it is called cellular respiration। इसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। आपने इससे पहले फॉस्फोराइलेशन जो पढ़ी है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस चैप्टर के अंदर जो है वो हम 3 किस्म की आपको फॉस्फोराइलेशन पढ़ाएंगे। पहली हमने जो है वो लाइट रिएक्शन के अंदर आपको बताई कि जो लाइट है, सनलाइट, उसकी वजह से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स खोता है और फिर हम वाटर को तोड़ते हैं। वाटर को तोड़ने से प्रोटॉन्स अवेलेबल होते हैं। इलेक्ट्रॉन के मूव करने से भी प्रोटॉन्स अट्रैक्ट होकर ल्यूमेन में जाते हैं और फिर नतीजतन क्या होता है, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का बॉन्ड बन जाता है और हम कहते हैं उस प्रोसेस को फॉस्फोराइलेशन। लेकिन क्यों हुई थी? सनलाइट की वजह से। यहां पर कोई सनलाइट का जिक्र नहीं है, बल्कि क्या हो रहा है सर, ये जो मॉलिक्यूल है जिसका नाम ग्लूकोज है, इसको किया जा रहा है ऑक्सीडाइज और इसी के ऑक्सीडाइज होने की वजह से क्या मिल रहा है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी। उस एनर्जी को इस्तेमाल करके हम इस मॉलिक्यूल के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं। सो द एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट in adenosine diphosphate molecule is called phosphorylation। लेकिन ये phosphorylation क्यों हुई है सर? इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीडाइज होने की वजह से। पहली वाली phosphorylation का नाम दिया था हमने फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी सनलाइट की वजह से ये सारा खेल चला। अगर सनलाइट ना होती तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब ना करते, एनर्जी एब्जॉर्ब ना होती तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल के जाते नहीं, ना ही हम वाटर को तोड़ते, ना प्रोटॉन ल्यूमेन में जमा होते, ना फिर प्रोटॉन जो है वो एटीपी सिंथेस से गुजरते और ना ही हमारे पास एटीपी बनती। यहां पर भी हम नाम इसको देंगे फॉस्फोराइलेशन का, क्योंकि आप इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं। इफ यू रिमेंबर कार्बोक्सिलेशन, द एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद एनी मॉलिक्यूल, तो यहां पर हम फॉस्फेट को ऐड कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम फॉस्फोराइलेशन। लेकिन कौन सी वाली? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक तीसरी फॉस्फोराइलेशन हम आपको पढ़ाएंगे इसी टॉपिक के अंदर, वो कहलाएगी हमारी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। उसके अंदर भी हम देखेंगे कि फॉस्फो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ही ऐड होता है। सो दिस इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। दोबारा कहूंगा कि ये जो प्रोसेस है वो एनर्जी बनाने का नाम है और उस एनर्जी को हम जानते हैं एज एटीपी। ये दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, बिकॉज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल एंड सेल रिलाइज ऑन दिस काइंड ऑफ केमिकल एनर्जी। तो हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को या तो बना लेते हैं, जैसे प्लांट की बात करें, कुछ बैक्टीरिया की बात करें और अलजी की बात करें। लेकिन जो हम जैसे बना नहीं पाते हैं, फिर आपने उसका तरीका बताया था कि आप प्लांट खा लें ताकि वो मॉलिक्यूल जो है वो घूम फिर के आपके सेल के अंदर आए। फिर ऑक्सीजन तो आप इनहेल कर सकते हैं ना, तो ऑक्सीजन जब आपके अंदर जाती है तो उसके जाने का मकसद यही होता है कि दैट ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स इट विल गो इनटू योर ब्लड एंड फ्रॉम योर ब्लड इट विल डिफ्यूज इन एवरी सिंगल सेल, ताकि वहां मौजूद जो ग्लूकोज है उसको किया जा सके ऑक्सीडाइज। और जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इसके अंदर से कुछ निकलेगा और वो कुछ निकलने वाली चीज का नाम हाइड्रोजन है। वो हाइड्रोजन जो है वो दे दिया जाएगा ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बन जाएंगे वाटर, पीछे रह जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडाइज होने से और ऑक्सीजन के रिड्यूस होने से हमें दो चीजें मिलती हैं, लेकिन these things are not necessarily needed in the
cell. For that reason, carbon dioxide is again given to the blood. That blood is going in our lungs, and from our lungs we are expelling out carbon dioxide into the environment. और वाटर भी अगर जरूरी है आपके सेल के लिए, अगर वाटर की कमी है तो that water is retained, otherwise it is given to the kidneys and to other excretory organs ताकि वो इस पानी को आपसे बाहर निकाला जा सके। फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल हुआ, और उसी को हमने इस्तेमाल करके एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का बॉन्ड बना लिया और हमें बन के मिली एटीपी। तो ये प्रोसेस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। कौन सा प्रोसेस? ग्लूकोज को तोड़ना लाजमी है, क्योंकि ग्लूकोज को ही रेडली या इंस्टेंटली तोड़ा जाता है, तब जाके हमें ये चीजें अवेलेबल होती हैं। इसके बाद टॉपिक आएगा हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन।